तो हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी भी मेरी तरह क्रिस्टोफर नॉलन की अपकमिंग मूवी ओपेनहाइमर के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे। लेकिन मूवी को देखने से पहले उस एरा के कुछ फैक्ट्स को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आपकी ओपिनियन हिस्ट्री को लेकर अनबायस्ड रहे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो वेस्ट, स्पेशली यूएसए, हमसे छुपाता आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर वर्ल्ड वॉर 2 ना हुआ होता तो शायद एटॉमिक बम आज एक केवल थ्योरी ही होती। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ कंट्रीज के ग्रुप्स के बीच में, जिसमें से एक ग्रुप था एक्सिस फोर्सेस, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश शामिल थे। वहीं दूसरा ग्रुप था एलाइज फोर्सेस, जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए जैसे देश शामिल थे। अब आप इस मूवी ओपेनहाइमर के जरिए यूएसए वाली साइड की स्टोरी तो जान ही लेंगे, लेकिन जर्मनी की साइड की स्टोरी का क्या, जिसकी कोई बात नहीं करता। क्या जब यूएसए एटॉमिक बॉम्ब बनाने की प्रिपरेशन में जुटा था तो जर्मनी हाथ पर हाथ रखे बैठा था? दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1939 से 1945 के बीच, और इसी समय जर्मनी को पूरी दुनिया में फिजिक्स का केंद्र माना जाता था, क्योंकि दुनिया के टॉप फिजिसिस्ट जर्मन साइंटिस्ट थे। वही जर्मनी जिसने एल्बर्ट आइंस्टाइन, वर्नर हाइजेनबर्ग, मैक्स प्लांक जैसे महान वैज्ञानिकों को जन्म दिया, वो कैसे एटॉमिक बम बनाने की रेस में यूएसए से हार गया? वो साल था 1939, जब जर्मनी के साइंटिस्टों की एक टीम ने यूरेनियम एटम को स्प्लिट कर दिखाया। ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन था, और किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन की तुलना में 50 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और इसी एक्सपेरिमेंट ने जन्म दिया उस आइडिया को जिसका नाम था द एटॉमिक बॉम्ब। जर्मन वैज्ञानिकों के इस एक्सपेरिमेंट के तुरंत बाद अगस्त 1939 को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर लिखकर बताया कि जर्मनी के कुछ टॉप साइंटिस्ट एक सुपर बॉम्ब बना रहे हैं जो अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर को सेकेंडों में साफ कर देगा, और अगर जर्मनी ऐसा बम बनाने में कामयाब हो गया तो ये वर्ल्ड वॉर 2 की दिशा बदल कर रख देगा। आइंस्टाइन की इस बात को प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने काफ़ी सीरियसली लिया और अक्टूबर 1941 को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, जिसको नाम दिया गया द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। न्यूक्लियर बॉम्ब का आइडिया बहुत ही सिंपल था। जब यूरेनियम के एक एटम को स्प्लिट करने पर इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो क्या हो अगर यूरेनियम के बहुत सारे एटम्स को एक साथ एक समय पर स्प्लिट कर दिया जाए? तो उनसे इतनी एनर्जी निकलती जिसे मेजर कर पाना उस समय पॉसिबल भी नहीं था। बस सवाल यही था कि क्या रियल में ऐसा किया जा सकता है? जर्मनी के एक साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग, जिन्हें 1932 में फॉर द क्रिएशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला और 31 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले यंगेस्ट साइंटिस्ट बने। वर्नर हाइजेनबर्ग, ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वही साइंस जो एटॉमिक बॉम्ब बनाने में यूज़ होती है। 1942 में हाइजेनबर्ग ने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जिसका नाम था अपाइल, जिसमें न्यूट्रॉन के सोर्स को सेंटर में रखा गया, जिसके बाहर थी यूरेनियम की लेयर, एंड दिस इज ऑल सराउंडेड बाय हैवी वाटर ड्यूटेरियम। इस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस इस बात पर निर्भर करती थी कि एक्सपेरिमेंट के बाद मिलने वाले न्यूट्रॉन्स की संख्या एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में यूज हुए न्यूट्रॉन से ज़्यादा होती। इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने के बाद हाइजेनबर्ग ने 10% ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को रिएक्टर में डिटेक्ट किया, और इस एक्सपेरिमेंट से हाइजेनबर्ग ने मल्टीपल न्यूक्लियस को एक साथ स्प्लिट कर दिखाया, और ये एक क्रूशल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। और इस एक्सपेरिमेंट से हाइजेनबर्ग ने यह भी प्रूफ कर दिखाया कि एटॉमिक बम अब एक थ्योरी नहीं रहा। और इस वीडियो में यूज़ किए गए फैक्ट्स रिचर्ड रोड की द मेकिंग ऑफ एटॉमिक बम नाम की बुक से लिए गए हैं। हाइजेनबर्ग के इस एक्सपेरिमेंट के बाद पूरे अमेरिका में ये बात फैल गई कि जर्मनी न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, और अब वो दिन दूर नहीं जब जर्मनी इस बम से अमेरिका के किसी बड़े शहर पर हमला करेगा। दिसंबर 1944, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, हाइजेनबर्ग को एक फिजिक्स सेमिनार में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, और अमेरिका को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी जिससे कि जर्मनी को कभी भी एटॉमिक बम ना मिल सके। अब उस समय CIA जैसी कोई एजेंसी तो होती नहीं थी, तो अमेरिका ने मोबर्ग नाम के एक बेसबॉल प्लेयर को ज्यूरिख में उसी सेमिनार को अटेंड करने के लिए भेजा जहां हाइजेनबर्ग लेक्चर देने वाले थे। मोबर्ग का मिशन ये पता लगाना था कि हाइजेनबर्ग एटॉमिक बम बनाने के कितना करीब पहुंच चुके हैं। मोबर्ग को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि अगर हाइजेनबर्ग सेमिनार में यूरेनियम, ड्यूटेरियम, हैवी वाटर या वॉल जैसे शब्द का यूज़ करें तो मोबर्ग तुरंत उन्हें वहीं पे अपनी गन से शूट कर दें। लेकिन हाइजेनबर्ग ने सेमिनार में ऐसे किसी शब्द का यूज़ नहीं किया, और मोबर्ग को उन्हें शूट करने का मौका नहीं मिल पाया। हाइजेनबर्ग एक देशभक्त इंसान थे, लेकिन वो नाजी सपोर्टर बिल्कुल नहीं थे। इसी इवेंट पर एक मूवी भी बनी जो 2018 में द कैचर वॉज ए स्पाई के नाम से रिलीज़ की गई। May 3, 1945, हाइजेनबर्ग समेत जर्मनी के कई टॉप साइंटिस्ट को
एलाइज फोर्सेस द्वारा पकड़ लिया गया और जर्मनी का न्यूक्लियर प्रोग्राम वहीं रुक गया। जुलाई 16, 1945 को ओपेनहाइमर ने ट्रिनिटी टेस्ट साइट पर एटॉमिक बम का पहला सक्सेसफुल टेस्ट किया, जो 20,000 टन TNT एक्सप्लोजन के बराबर था। और इस टेस्ट के 3 हफ्ते बाद यानी 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने इस बम को हिरोशिमा पर यूज़ किया और इसी के बाद जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को नाम मिला द फादर ऑफ एटॉमिक बम। और इस बम से मची तबाही को देखने के बाद ओपेनहाइमर ने भगवत गीता की एक लाइन को कोट किया, नाउ आई बिकेम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। और जब अमेरिका ने नागासाकी पर अपना दूसरा एटॉमिक बम गिराया तो हाइजेनबर्ग के सामने एलाइज फोर्सेस के कुछ सोल्जर चिल्लाते हुए आए कि हाइजेनबर्ग तुम हार गए और ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बम बना लिया। तो हाइजेनबर्ग मुस्कुराए और बोले कि मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा है कि ओपेनहाइमर को बम बनाने में इतना टाइम कैसे लग गया। हाइजेनबर्ग की ये बात सुनकर वो सोल्जर्स बोले कि ये तुम क्या बोल रहे हो। हाइजेनबर्ग बोले कि तुम मुझे एक पेन और पेपर ला के दो, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। और उस पेन और पेपर पर हाइजेनबर्ग ने सिर्फ 2 लाइनों में एटॉमिक बम का पूरा फार्मूला लिख दिया। और जब उन्होंने हाइजेनबर्ग से पूछा कि तुमने एटॉमिक बम बनाया क्यों नहीं, तो हाइजेनबर्ग ने जवाब दिया कि मेरा उद्देश्य कभी एक बम बनाना था ही नहीं। और हाइजेनबर्ग की इस बात की पुष्टि उनके एक्सपेरिमेंट से भी होती है। अगर उन्हें एटॉमिक बम बनाना ही होता तो वो एक्सपेरिमेंट किसी रिएक्टर में ना करते, क्योंकि रिएक्टर का काम होता है रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करना, जबकि एटॉमिक बम काम करता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर। हाइजेनबर्ग पर नाजियों के साथ काम करने का कभी कोई चार्जेस साबित ही नहीं हो पाया और उन्हें वापस जर्मनी भेज दिया गया, जहां उन्होंने युद्ध के बाद जर्मनी को रिबिल्ड करने में मदद की और हाइजेनबर्ग इंटरनेशनल फिगर बने द पीसफुल साइंस के। वहीं ओपेनहाइमर पूरी ज़िंदगी भर इस अफसोस के साथ जीते रहे कि उन्होंने कितने मासूम लोगों की जान ले ली और दुनिया को किस खतरे की ओर ढकेल दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको भी हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप एंजॉय।